हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स। देखिए केमिकल काइनेटिक्स है क्या। काइनेटिक्स का मतलब अगर हम एक बात करें तो कोई चीज चल रही है टाइम के साथ, उसको बोल रहे हैं हम काइनेटिक्स। यहाँ पर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, मीन्स कोई रिएक्शन हो रही है, कोई चीज टाइम के साथ घटना या बढ़ना, उसको बोलते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। जैसे कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं केमिकल काइनेटिक्स की, तो हम कहेंगे यहाँ पर it is a branch of physical chemistry. It is a branch of physical chemistry which deals with study of first है rate of reaction, सेकंड है उस रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, तीसरा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में बात करती है केमिकल काइनेटिक्स। तो यह था, अगर हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स है क्या, तो केमिकल काइनेटिक्स जो हमारे को डील करती किसके साथ, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे वे, और मैकेनिज्म क्या रहेगा उसके बारे में। तो यहाँ पर अगर मैं इसका थोड़ा आउटलाइन लूँ कि हम पढ़ेंगे क्या क्या आखिरकार, उसमें अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर स्टडी करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। वी विल स्टडी क्या चीज, फर्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंडली बेटा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पर फैक्टर में बात करूँ तो हम बेसिकली दो फैक्टर की बात करेंगे, एक टेम्परेचर और दूसरा कंसंट्रेशन। जो टेम्परेचर के बारे में हम इसके अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे को पता लगेगा कि इससे आर्नियस इक्वेशन बताएगी। आर्नियस इक्वेशन, जबकि कंसंट्रेशन के इफेक्ट को अगर हम एक्सप्लेन करें तो हमारे पास आती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जब हम इफेक्ट पढ़ेंगे कंसंट्रेशन का तो वहां पर हम निकालेंगे क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी हमारे पास अलग अलग तरह की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आती है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर और जीरोथ, या फिर मैं कहूँ जीरो ऑर्डर। तो ये टिपिकल है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें थर्ड जो टॉपिक हम इस यूनिट में पढ़ेंगे वो है रेट लॉ के बारे में। रेट लॉ,
फोर्थ टॉपिक की अगर हम बात करें मोलिकुलरिटी, और फिफ्थ टॉपिक अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म। हालांकि छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत सारे हैं, जैसे रेट ला अकेला यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करेंगे, और मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट में हम कई सारी चीजें और भी डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है, और उसके अंदर भी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, वो सारी चीजें की हम यहाँ पर बात करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे, अब देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन आखिरकार होती क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो रेट का मतलब क्या है, जैसा कि हम 6th 7th में पढ़ते हैं, रेट किसी चीज का बदलना टाइम के साथ। तो चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हो सकती है या प्रोडक्ट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या लिखेंगे हम इसको, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की भी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए मैं एक बार आपको कोई एग्जांपल देता हूं जो नॉर्मल सा है। हम बात करते हैं स्टार्टिंग में कि जैसे कि आपने घर पे अक्सर देखा होगा, घर में जब खाना बनता है तो आटा लगा लिया जाता है, और हम उस आटे से क्या बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आटे की बात करता हूँ तो आटा हमारे पास क्या हो गया, रिएक्टेंट, और रोटी क्या होगी, प्रोडक्ट। तो बस यही चीज हमारे को यहाँ पर समझनी है। और एरो से पहले जो भी चीजें लिखी जाती है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, एरो के बाद में प्रोडक्ट कहा जाता है। तो आपने अक्सर देखा होगा, जब आपने टाइम स्टार्ट किया, जब भी खाना बनाना स्टार्ट करते हैं घर पे, तो जब आपने स्टार्ट ही किया है, मीन स्टार्टिंग के टाइम पे जो आपका आटा है वो हम कहें कि 100% है, उसका यूज ही नहीं हुआ है, तो रोटी क्या आपके पास फिलहाल, जीरो। या फिर मैं कहूँ, अब आपने धीरे धीरे मान लीजिए एक रोटी, एक आटे की जो थी उससे रोटी बना ली, तो आपका क्या होगा, आटा धीरे धीरे कम हो जाएगा और रोटी की अमाउंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, टाइम के साथ आटा आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और जो आपकी रोटी है वे क्या हो जाएगी, लास्ट में बिल्कुल बहुत ज्यादा बन जाएंगी। मीन जितने का भी हम आटा लगा रहे हैं उसी के हिसाब से। मीन्स कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज, और प्रोडक्ट टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसी चीज को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। किसी चीज का टाइम के साथ कम होना, रिएक्टेंट कम होते हैं, और किसी चीज का टाइम के साथ बढ़ना, यही तो बात हुई। चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो बात हुई। टाइम के साथ कंसंट्रेशन में बदलाव आना, अब वो रिएक्टेंट की भी हो सकती है आपकी और प्रोडक्ट की भी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ज्यादा होता है। इसको आप बोलते हो रेट ऑफ ए रिएक्शन। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं किसी चीज का बढ़ना या घटना। जैसे कि रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर उससे हम समझते हैं। हमने कहा कि एक्स से वाई बन रहा है, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये वाई क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो आप क्या करोगे, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो
कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू जो भी रिएक्टेंट है उसके सामने आप माइनस साइन हमेशा लिखोगे, क्योंकि ये टाइम के साथ क्या होता है, कम होता है। तो dx बाय में dt, या फिर आप एक तरीके से और लिख सकते हो इसी चीज को, माइनस डेल्टा एक्स बाय में डेल्टा टी। दोनों में फर्क है, कौन सी चीज कब लिखी जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये रही रिप्रेजेंटेशन की बात, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये अपना होगा कि हम रेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास तरीका होता है। असल में जो dx है आपका, ये जो d वर्ड यूज हो रहा है ना, ये d, ये तब यूज करना आपको जब आपका काम एकदम हो रहा हो, इंस्टेंट रेट हो रही हो, समझे। तो इंस्टेंट टाइम के लिए आप डी यूज करोगे, और वही चीज अगर आपकी एवरेज में हो रही है तो आप डेल्टा का यूज करोगे। तो डी का कब याद यूज करना आपको, जब आपकी इंस्टेंट रेट हो, एकदम। इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, और दूसरा डेल्टा का यूज जब करना आपको, जब आपकी एवरेज रेट हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं क्या कंडीशन क्या नहीं। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, रिएक्शन हमारी है कि किसी ए से, ए और ए दे रखा है, प्लस बी और बी, यहां से प्रोडक्ट मिला सी और सी, प्लस डी और डी, इस तरह का। अब अगर आपसे ये कहता है कि आप इसके लिए रेट लिखिए, और अगर रेट उसने कहा कि इंस्टेंट फॉर्म में लिखिए, तो क्या लिखोगे। ध्यान देना, यही चीज सीखने की यहाँ पर, जो भी स्टिचियोमेट्री है ना, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, स्मॉल सी और स्मॉल डी, ये सारी की सारी डिवाइड में जाती है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, माइनस साइन तो रिएक्टेंट के लिए लिखोगे -1 ए। अब इंस्टेंट है, अगर आपकी कैसी ये रेट इंस्टेंटेनियस है, तो -d ए की कंसेंट्रेशन बाय में dt, बराबर का साइन लगाओगे, इज इक्वल टू -1/b डी, बी की कंसेंट्रेशन बाय में dt, इज इक्वल टू साइन फिर से लगाओगे, बेशक से एरो लग रहा हो बेटा, फिर भी आप क्या करोगे, इज इक्वल टू साइन, प्लस 1/c डी, सी की कंसेंट्रेशन बाय में dt, इज इक्वल टू प्लस 1/d डी, डी की कंसेंट्रेशन बाय में dt। ये हमारे पास एक तरीका होता है किसी रेट को लिखने का। तो आपको ध्यान रखना है कैसे हम रेट को लिखते हैं। ये तरीका मैंने एक बताया आपको कि आप इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिख सकते हो। यहीं पे अगर ये बोलता कि आप इसको ना एवरेज फॉर्म में लिखिए, एवरेज रेट, अभी मैं उस पर भी आऊंगा कि एवरेज क्या चीज है, इंस्टेंट क्या है, सभी चीजों के ऊपर। बट फिलहाल के लिए हम एक बार इसको समझते हैं क्या कंडीशन हो सकती है। कि अगर यहीं पे होता कि एवरेज लिखिए, तो आप सेम चीजें लिखते हैं, -1/a, बट यहाँ पर डी की जगह क्या साइन आ जाता है, डेल्टा, ए की कंसेंट्रेशन बाय में डेल्टा टी, इज इक्वल टू -1/b डेल्टा, बी की कंसेंट्रेशन बाय में डेल्टा टी, इज इक्वल टू प्लस 1/c डेल्टा, सी की कंसेंट्रेशन बाय में डेल्टा टी, इज इक्वल टू 1/d
प्लस साइन आएगा, डेल्टा डी की कंसेंट्रेशन बाय में डेल्टा टी। ये आपकी आ गई क्या, एवरेज। क्या आप इसको एवरेज फॉर्म में कैसे लिखोगे? आई होप ये बात आपको समझ में आएगी कि एवरेज फॉर्म में कैसे लिखी जाती है और क्या कंडीशंस हो सकती है इसमें। तो ये सब बातें रही कि आपको कैसे रेट के बारे में लिखना है। हम यहाँ पर एक और छोटी सी बात लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आइदर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप इसको और भी, अगर आपको खाली वो कहे कि आप रिएक्टेंट की फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, तो क्या लिख सकते हो? किस फॉर्म में? रिएक्टेंट की फॉर्म में। तो रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे? रिएक्टेंट क्या होता है? समय के साथ कम होता है ना, तो आप लिखोगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यही चीज अगर आपको प्रोडक्ट के लिए लिखनी होती, रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या होता है? टाइम के साथ बढ़ता है, तो आप क्या लिखते हैं? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या कहलाता है आपका? रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता प्रोडक्ट के। कोई दिक्कत? अब यहां से हम निकालते हैं एक इसकी यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ आखिरकार कि जो रेट ऑफ रिएक्शन वो आया क्या? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब यहां से बना कि कंसंट्रेशन, वो चाहे रिएक्टेंट की चाहे प्रोडक्ट की, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंसंट्रेशन क्या होती थी भाई? मोलैरिटी। और मोलैरिटी का मतलब क्या है? मोल पर लीटर। और बाय में क्या, टाइम की क्या हो जाएगी? सेकेंड। तो इसलिए हमारी यूनिट क्या बनी? इसलिए यूनिट बनी मोल पर लीटर पर सेकेंड। और यही चीज अगर आपको गैसियस फॉर्म में दे रखी होती, आपके जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, वो गैसियस फॉर्म में होते, तो बेटा आप ना यूनिट को बदल देते। कंसंट्रेशन के लिए आप कंसंट्रेशन की जगह एटमोस्फेयर लिखते। क्या लिखते? एटमोस्फेयर। क्या बन जाती है? एटीएम लिखते, एटीएम पर सेकेंड। तो आपकी यूनिट क्या बनती गैसियस केस में? एक इसके लिए फॉर गैसेस, तो क्या लिखते हैं आप इसको? इसलिए हम इसको लिखते हैं एटीएम पर सेकेंड। तो ये तो रही इसकी यूनिट की, आप इसको यूनिट कैसे लिखोगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, फिर आप उसको लिखना। हमने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास रिएक्शन है N2 प्लस H2 NH3। मैं इसको बैलेंस करके लिख देता हूँ। यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3। आप इसके लिए मेरे को एवरेज रेट लिखकर दिखाइए कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। वीडियो को रोक लीजिए, एक बार लिख के दिखाइए। चलिए ठीक है, आपने लिख लिया है तो अब एक बार मिला के देखिए क्या आपने ठीक लिखा। हमने बात की एवरेज की, सवाल था कि इसके लिए क्या लिखना है? एवरेज रेट लिखना है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको बताना है तो क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रिएक्टेंट के लिए कहा था मैंने माइनस साइन का यूज करोगे, माइनस। अब एन के सामने 1 है, तो आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, नहीं भी लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक को हम रिप्रेजेंट वैसे भी नहीं करते। तो 1/1 एवरेज है, तो डेल्टा साइन यूज होगा। डेल्टा किसकी कंसेंट्रेशन? N2 की कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस रिएक्टेंट के लिए फिर से वही 1/3, क्योंकि स्टिचोमेट्री मैंने कहा था डिवाइड में आएगी।
डेल्टा H2 की कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1/3, सॉरी 1/2 डेल्टा NH3 की कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा T। तो इस प्रकार से आप किसी रेट को लिख सकते हो। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि रेट कैसे लिखी जाती है। इस प्रकार से आप किसी भी रेट को लिख सकते हो। यहीं से अगर हम थोड़ी सी और आगे की तरफ शुरुआत करते हैं कि एक ना और बात अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अब देखिए एक वर्ड और लिख सकते हैं। जो चीज समय के साथ कम होती है, कम कौन होता है? रिएक्टेंट। तो मैं उस रिएक्टेंट को डिसअपियरेंस लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? डिसअपियरेंस। और प्रोडक्ट क्या होता है? अपीयर होता है, बनता है। तो मैं उसके लिए लिख सकता हूँ वर्ड अपीयरेंस। समझे? तो रिएक्टेंट के लिए डिसअपियरेंस वर्ड और प्रोडक्ट के लिए अपीयरेंस। अगर यहां पर सवाल होता, कोई आपसे ये कहता कि भाई आप नाइट्रोजन की डिसअपियरेंस लिखिए N2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 लिखिए, तो आपको ध्यान ये देना है कि स्टिचियोमेट्री उसके साथ में नहीं होनी चाहिए। समझे? तो ये तो सेम ही रह जाएगा, आप उसको किसी के भी साथ कंपेयर करिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा -1/1 डेल्टा N2 बाय में डेल्टा T इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 बाय में डेल्टा T। अब आप क्या करते, जो हमारे पास ये जो स्टिचियोमेट्री है इसके सामने तो 1 ही है, तो दूसरी तरफ जाएगी तो कोई भी वैल्यू वो 1 ही रहेगा। ये तो यहां से तो कुछ हमारे को इस तरह से दिखाएगा नहीं एक एग्जैक्ट डिफरेंस। हम दूसरा लेते हैं, इसी में हम कहते हैं कि H2 का डिसअपियरेंस बताइए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। तो आप किसके साथ कंपेयर करते हो उसको? आप अगर मैं कंपैरिजन की बात करता तो आप इसको चाहे NH3 के साथ कंपेयर कर लीजिए और चाहे किसके साथ, N2 के साथ। हम सेम ही चीज लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा -1/3 डेल्टा N2 बाय में डेल्टा T इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 बाय में डेल्टा T। तो आपको करना क्या था, जो ये स्टिचियोमेट्री है ना, जो अभी डिवाइड में गई है, इसको आप दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं, इस तरफ। सॉरी यहां पर आएगा आपका 1 आएगा, इस तरफ आप इसको लेके चले जाते हैं। तो इस तरफ अगर आप इसको लेके जाते तो क्या कंडीशन बनती है? आप चाहो तो यहाँ पर माइनस से माइनस को काट सकते हो, तो यहाँ पर आता 3/1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, और माइनस से माइनस भी कट जाएगा आपका। तो डेल्टा N2 बाय में डेल्टा T इजिकल टू डेल्टा H2 बाय में डेल्टा T। अब ये आ गई आपकी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। अगर आप इसी H2 को NH3 के साथ कंपेयर करते तो कैसे लिखते? आप उसके साथ भी कर सकते हो इस चीज को। कैसे करते? -1/3 डेल्टा H2 की कंसेंट्रेशन बाय में डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 बाय में डेल्टा T। आप 3 को क्या करते? आप 3 को लेके जाते बेटा ऊपर की साइड, ठीक है? आप उधर लेके जाते इसको, और उधर लेके जाते तो आपकी क्या कंडीशन इसमें दिखती है आपको? हम लिखते इसको डेल्टा H2 बाय में डेल्टा T इज इक्वल टू
3/2 डेल्टा NH3 बाय में डेल्टा टी। अब यहाँ पर आपके माइंड में सवाल ये आता है कि सर अब तो हमारा तो ये जो रेट है, जो डिसअपीयरेंस है किसकी, H2 की, ये नेगेटिव में आया है NH3 के साथ। और आप यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास किस में आया, वो पॉजिटिव आया। असल में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन ओनली ए रिप्रेजेंटेशन। बस ये आपको ये बात बता रहे हैं कि कोई चीज टाइम के साथ कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। माइनस साइन लगा दिया तो आपका मतलब है कि वो टाइम के साथ कम हो रही है, और प्लस साइन लगा दिया तो आप क्या कहोगे, वो टाइम के साथ फॉर्मेशन हो रही है। तो ये सब चीजें थी, और इस प्रकार से आप इसको बता सकते हो कि क्या कंडीशंस आएगी। आई होप ये बात आपको समझ में आई है कि किस प्रकार से आप इस चीज को लिख सकते हो। तो ये थी रिप्रेजेंटेशन कि रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे लिखी जाती है और डिसअपीयरेंस। अब मैं यहीं से बात करता, इसी रिएक्शन को देखते हुए हम आपसे बात करते कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 बताइए। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। अब अपीयरेंस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन। तो मैंने कहा स्टिचियोमेट्री को आप साथ में नहीं लिखोगे, तो हम H2 से ही कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या लिखे हमने, -1/3 डेल H2 की कंसेंट्रेशन बाय में डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 डेल NH3 बाय में डेल्टा T। अब की बार क्या निकालना हमारे को, NH3 की अपीयरेंस। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को यहां से दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो क्या कंडीशन बनेगी उसके बारे में बात करते हैं। कंडीशन बनी हमारी -2/3 डेल H2 की कंसेंट्रेशन बाय में डेल्टा T इज इक्वल टू डेल NH3 की कंसेंट्रेशन बाय में डेल्टा T। तो इस प्रकार से आप अपीयरेंस निकाल सकते हो किसकी, NH3 की। तो ये कंडीशन है कि भाई आप किस प्रकार से अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकाल सकते हो। ये सवाल बहुत सारे आएंगे, आपको ध्यान ये रखना है कि अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के समय आपको स्टिचियोमेट्री को साथ में नहीं रखना है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, स्टिचियोमेट्री को आपको अपने साथ में नहीं रखना है। इसके अलावा अगर हम एक छोटे से टॉपिक की ओर बात करें, उसके बाद हम न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। जो हमारे पास रिएक्शन है ये भी अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। मैं रिएक्शंस की बात करता हूँ, रिएक्शन भी हमारे पास अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे कि वेरी फास्ट रिएक्शन हो सकती है, वेरी स्लो रिएक्शन हो सकती है, या फिर एवरेज मींस मॉडरेट रिएक्शन हो सकती है। तो मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करता हूँ कि किसमें जल्दी से रिएक्शन होगी, किसकी रेट ज्यादा जल्दी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आगे चलते हैं हम, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अगर मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं तो हमारे पास क्या कहा मैंने, अलग अलग तरह की रिएक्शन होती हैं। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो 3 तरह की रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। एक वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरा वेरी स्लो रिएक्शन, तीसरा मॉडरेट। मॉडरेट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन वे होती हैं जो इंस्टेंट हो जाए। अभी भी मैंने इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात किया जिसमें हमने डी यूज करेंगे।
तो मीन्स आपको पता भी नहीं लगेगा, और इसको ना डिटरमाइन करना इनकी रेट को बहुत मुश्किल हो जाता है काम। क्योंकि ऐसा होगा कि एक टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए आपने कोई अलग केमिकल लिया, दूसरे में ले गया, और जैसे ही आपने उसको मिलाया, विद इन सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, वे आपस में रिएक्ट कर गए। अब माइक्रो सेकेंड्स में अगर कोई चीज रिएक्ट करे तो वो उसको मेजरमेंट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैं एक रिएक्शन की बात करता हूँ, वेरी फास्ट की बात करते हैं। हमने लिया NaCl एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, ये एक टेस्ट ट्यूब है, और एक और टेस्ट ट्यूब लिया हमने, ये वाली। एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, आपने लिया NaCl, NaCl का एक सॉल्यूशन बना के आपने उसके अंदर ले लिया, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या डाल दिया, AgNO3, और आपने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। चलो हम मिक्स करते हुए दिखाई देते हैं हम नेक्स्ट में। आपने क्या किया, उनको दोनों को मिक्स कर दिया। इसको आपने ट्यूब 1 मान लिया, इसको ट्यूब 2 मान लिया। जैसे कि ये हमारे पास दूसरी टेस्ट ट्यूब है, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक टेस्ट ट्यूब को, ये टेस्ट ट्यूब 2 और ये 1। आपने क्या किया, 2 को 1 के साथ मिला दिया, इस तरह से। जैसे ही दोनों को आप मिलाओगे तो कुछ एक सेकंड ही लगेंगी, कुछ सेकंड्स के अंदर ही, माइक्रो सेकंड्स के अंदर क्या होगा कि जो आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको कुछ व्हाइट कलर के सॉलिड सब्सटेंस दिखाई देगा, जिसको आप प्रेसिपिटेट बोलोगे, पीपीटी। जो पीपीटी बना आपका, ये किस चीज का बना है, ये आपका बनेगा AgCl। क्या बनेगा, AgCl। ये आपका है AgCl। आई होप ये बात आपको समझ में आई। और ये जो रिएक्शन ये इतनी फास्ट होती है, ये अक्सर जो वेरी फास्ट जो रिएक्शंस है ना, ये आयनिक मिलेंगे आप, आयनिक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को हम एक बार लिख लेते हैं, आखिरकार ये रिएक्शन थी क्या। इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें हमने क्या किया, NaCl लिया, और दूसरा सॉल्यूशन किसका था, AgNO3 का, और जब दोनों को मिलाया तो अगर मैं टाइमिंग की बात करूं, 10⁻⁻⁶, यहां से AgCl मिलता है प्लस Na। इतने कम समय में ये रिएक्शन हो जाती है, और ये आपको प्रेसिपिटेट देखने को मिलती है। तो इसको अगर आप डेटरमाइन की बात करें तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है, इसकी हम डेटरमाइन नहीं कर सकते। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डेटरमाइंड। वेरी फास्ट में क्या लिखा हमने, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डेटरमाइंड। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये जो सारी चीजें थी, ये किसके बारे में थी, दिस इज ऑल अबाउट दिस इज ऑल अबाउट वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है।
ये थी वेरी फास्ट रिएक्शन। अब मैं दूसरा बात करता हूं वेरी स्लो रिएक्शन की। वेरी जो स्लो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगी रिएक्शन होने में, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। अब जो लोहे के ऊपर जंग लगना है, क्या पता वो तो कई साल ले लेगा। अब कई साल तक हम उसको देखते थोड़ी ना रहेंगे। तो इसके भी जो प्रैक्टिकली रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना, वो प्रैक्टिकली तो देखो हम नहीं कह सकते कि उसको हम डिटरमाइन कर पाएंगे। अब कोई किसी के ऊपर 10 साल में जाके जंग लग गया, 5 में लग गया, तो हम 5 साल तक बैठे थोड़ी ना रहेंगे वहां पर। तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, ज्यादा यूजफुल है नहीं। जो वेरी स्लो रिएक्शंस होती हैं, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है प्रैक्टिकली नो डिटरमाइंड। प्रैक्टिकली नॉट डिटरमाइंड। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं इसीलिए, सो नॉट यूजफुल। हमारे लिए यूज में सबसे अच्छी कौन सी होती है, वे होती है मॉडरेट रिएक्शन। जैसे कि हमारा थर्ड टाइप है, ये सेकंड टाइप थी हमारे पास, थर्ड टाइप है। ठीक है। वेरी स्लो के बारे में हमने पढ़ा कैसे होता है। अब हम बात करते हैं मॉडरेट रिएक्शन के बारे में। मॉडरेट रिएक्शन, ये रिएक्शन ना तो ज्यादा स्लो होती है ना ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है। ये आपको अक्सर मोलिकुलर रिएक्शन मिलेंगे। अक्सर मैं बात करूं तो ज्यादातर अगर आप जहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, अक्सर आपको वहां पर देखने को मिलेगी ये चीजें। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ लिखता हूं इसको, N2 प्लस H2। यहां से क्या मिला था, हमने पहले भी किया था, इसके बारे में रेट लिखी थी 2। ये हमारे पास जो रिएक्शन होती है मॉडरेट टाइप की होती है। असल में क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है नाइट्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होता है। तो इन दोनों के तो अगर मैं बात करता हूं, बॉन्ड ब्रेक होंगे। और जबकि मैं इसमें प्रोडक्ट की बात करता हूं, क्या हमारे पास NH3, इसके अंदर क्या हो रहा है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, बॉन्ड फॉर्म हो रही है। तो जो यहाँ पर टाइम लगेगा ना, वो एक फाइनाइट टाइम लगेगा। मीन्स कुछ टाइम हम बोल सकते हैं, फाइनाइट टाइम। मीन्स टेक सम टाइम हम बोल सकते हैं इसको, टेक सम टाइम, कुछ टाइम लगेगा। कहने का मतलब बॉन्ड टूटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, थोड़ा सा तो बॉन्ड जुड़ने में भी लगेगा। तो वो आपकी क्या हो सकती है, आप उसको एक मेजरमेंट में ला सकते हो कि भाई किस प्रकार से जो हमारे पास रिएक्शन है, मेजरमेंट का मतलब है आप उसको थोड़ा सा ये चेकआउट कर सकते हो कि भाई इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसलिए जो मॉडरेट रिएक्शन है वही हम ज्यादातर स्टडी कर पाते हैं। तो ये था सब कुछ हमारे पास किसके बारे में, जो रिएक्शन आप उसको कैसे देख पाते हो, किस तरह की रिएक्शंस होती है, कैसे लिखी जाती है, ये सारी चीजें थी। एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसके बारे में हम बात करते हैं। और जेई में ये 2002 में क्वेश्चन आया था, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं जेई में किस तरह का सवाल आता है।
ठीक है। सवाल ये आया था हमारे पास जेई के अंदर कि एग्जाम्पल दे रखा था। एग्जाम्पल क्या था कि 2a से और 2a प्लस 3b इससे 4c बन रहा था। ठीक है। और उसने पूछा कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ये इसकी। देखो कितना आसान सा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो सिंपल सी बात, आप कैसे लिख सकते हो एवरेज रेट को, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को आप लिख सकते हो माइनस स्टिचोमेट्री बेटा डिवाइड में 1/2 डेल ए की कंसेंट्रेशन बाय में डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/3 डेल बी की कंसेंट्रेशन बाय में डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/4 डेल सी की कंसेंट्रेशन बाय में डेल्टा, ये था। फिर यहीं से भी पूछ रखा था कि रेट ऑफ अपीयरेंस बताइए। तो रेट ऑफ अपीयरेंस किसकी हो रही है बेटा, प्रोडक्ट की। सॉरी यहाँ पर प्रोडक्ट में प्लस साइन आ गया। रेट ऑफ अपीयरेंस किसकी हो रही है, प्रोडक्ट की। तो अगर आप यहाँ से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या कंडीशन लिख सकते हो, स्टिचियोमेट्री साथ में लिखनी नहीं, तो आप क्या लिखते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल टू डेल सी बाय में डेल। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हैं, हम उसका नेक्स्ट क्लास में जवाब देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।